वो अग्रसर लगता है। आज हम लोग जो मंगल पे बात करेंगे वो अग्रसर, वो मंगल का ही एक प्रतिरूप है अग्रसर, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है मंगल के लिए मगौ गति इति मंगल, आपके प्रत्येक कदम आपके आगे 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 ही पड़े वही मंगल है। तो वही अग्रसर है। साधुवाद आपका कि आप ज्योतिष में फैली भ्रांतियों को लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं, क्योंकि इससे लोग बचते हैं। बाजारवाद का समय है ना, तो लोग बाजार उस तरह की चीजों को में ज्यादा इन्वॉल्व होना अच्छा समझते हैं, बजाय कि सही तथ्यों को लोगों के बीच में लेकर जाने के। तो सच में आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो हम लोग आते हैं मंगल पर और मांगलिक पर, क्योंकि आज के समय में बहुत ही कहिए कि सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कहिए या फिर बाजारवाद के चक्कर में आके इसको बहुत ज्यादा लोगों के बीच में भय और भ्रम का मामला बना के, खासकर शादी के लायक जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही भयावह स्थिति बता देते हैं कि आपकी लड़की मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक, फिर वो आंशिक मांगलिक, ये कह के। तो हम लोग क्रम से इसको जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र इसको लेकर क्या कहता है और किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो मंगल को थोड़ा सा जान ले कि मगौ गति इति मंगल तो है ही, उसके साथ साथ यह क्या है। सबसे पहले तो यह कैटलिस्ट है, यह किसी भी घटना के फलित होने में अपनी सक्रिय भूमिका हर तरीके से उसमें सहभागिता देता है अपनी, लेकिन उस घटना में संलिप्त नहीं होता है। तो यह एक कैटलिस्ट है। अगर मनुष्य के शरीर की बात करें तो उसमें इसको हेड कहा गया है, साथ में ब्लड कहा गया है और बोन मैरो कहा गया है, रक्त शरीर का, और जो अस्थि मज्जा है वह उसके ऊपर इसका स्वामित्व है। काल पुरुष की कुंडली में या जो मेष लगन, जो पहला घर और 8वां घर इसके स्वामित्व में है, और मेष राशि और वृश्चिक राशि पर इसका स्वामित्व है। सूर्य और चंद्र को छोड़कर प्रत्येक ग्रह को 2-2 राशियां दी गई हैं, उसमें इसके पास मेष और वृश्चिक है। मेष राशि जो है उसका तत्व अग्नि है, वृश्चिक राशि का तत्व जो है वह जलीय है। तो और जब स्त्री की बात होती है तो उसका जो मंथली साइकिल है उसको यह उसके ऊपर इसका स्वामित्व है चंद्रमा के साथ मिलकर। और जब चंद्रमा मंथली साइकिल की बात, तो अमेरिका का जो सेसिल बुक ऑफ मेडिसिन है वह भी वहाँ इसकी चर्चा करता है, बराह मिहिर भी इसकी चर्चा करता है, और रामचरितमानस जो कि ज्योतिष की प्रयोगशाला है वहां पर जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं दशरथ, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं और कैसे अग्नि यज्ञ की अग्नि से वो जो आती है अग्नि का प्राकट्य होता है, तो वहां कैसे सांकेतिक रूप में मंगल और चंद्रमा को लिया गया है। वहां रामचरितमानस से हमको इसका मिलता है उदाहरण। मेडिसिन है, चिकित्सा विज्ञान में जाएं तो वहां पे जो सर्जन है उस पर उन पर इनका स्वामित्व है। जो आर्मी ऑफिसर है दूसरे क्षेत्र में, वहां जो भी जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट है, आर्गुमेंट है, एग्रेशन है, वार है, इस सब के ऊपर मंगल का स्वामित्व है। तो इतने सारे चीजों को बताने वाला मंगल कब से यह दोष हो गया, इसको हम लोग आगे जानेंगे। क्योंकि फल दीपिका हो, चाहे चमत्कार चिंतामणि हो, बृहत पराशर होरा शास्त्र हो, उसका बृहत पराशर होरा शास्त्र का खासकर स्त्री जातक अध्याय, मानसागरी हो, जातक भरणम हो, हर जगह इसकी चर्चा मांगलिक की है। और वहां पर जो चर्चा की गई है वो यह कि लगन हाउस, चतुर्थ हाउस, सप्तम हाउस, मतलब लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन भावों में अगर मंगल की उपस्थिति है तो वह मांगलिक कहा गया है। और उसके बहुत सारे फिर जैसे अगर लगन भाव में है, मतलब प्रथम भाव में है कुंडली के मंगल, तो नेटिव एज ए होल उसको हम लगन हाउस से देखते हैं। चतुर्थ भाव में है तो हमारा घर का जो सुख है उसको हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। सप्तम भाव से हम अपने दाम्पत्य को देखते हैं, पति पत्नी को देखते हैं। और
अष्टम भाव से मांगल्य सुख देखते हैं, वो मांगल्य स्थान कहा गया, और द्वादश भाव से हमारा शयन सुख है। तो इन सब भावों में मंगल की उपस्थिति को कहा गया है कि वो मांगलिक हो गए बच्चे, लेकिन इसके फिर कैंसिलेशन भी है, और उसके पहले मंगल की दृष्टि भी है कि अगर उसकी 3 दृष्टियां दी गई है, अपने से सप्तम को भी देखेगा, अपने से चतुर्थ को भी देखेगा, अपने से अष्टम को भी देखेगा। अब यदि लगन भाव में है तो वहां से वो चतुर्थ भाव को देख रहा है तो कहते हैं कि घर की हानि हो गई। वहां से अगर वो सप्तम भाव को देख रहा है तो वैवाहिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। अष्टम भाव को देख रहा है तो मांगल्य सुख की हानि कर रहा है, या फिर लॉन्जिविटी को, अपने जो आयु है उसका क्षरण कर रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो यह है कि एक तो मंगल जो स्थिति मांगलिक बना के हम उसके दोष वहां पर दे दिए कि इसकी वजह से ये चीजें हो गई, उसके बाद 3 दृष्टि की वजह से उन चीजों की हानि कर दी, तो ये तो 4 हानि ये कर दिए, और उसके बाद 5 भावों में मंगल की उपस्थिति को हम मांगलिक बना रहे हैं। और दक्षिण भारत को देखा जाए तो वहां पर द्वितीय भाव में मंगल की उपस्थिति को भी मांगलिक मानते हैं। तो 6 भाव हो गए, 12 राशि में से 12 भाव में से 6 भाव हमेशा मंगल के प्रभाव में जाएंगे ही जाएंगे। तो कहने का मतलब कि विश्व की 50% आबादी हर वक्त मंगलिक ही होती है। तो उनका जीवन क्या एक ही समान बीतेगा? क्या उनके जीवन में मतलब अभावग्रस्ती रहेगा, चाहे वो घर के सुख का अभाव हो, चाहे वो मांगल्य सुख का अभाव हो, चाहे वो दाम्पत्य का सुख का अभाव हो, या नेटिव एज ए होल उसके खुद के जीवन में भांति भांति की व्याधियां हो? ऐसा ही होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल के उतने सारे कारकत्व हैं, वो भी तो फलीभूत होंगे ना। और अकेला मंगल कुछ भी नहीं करता। जब तक संपूर्णता और समग्रता में होलिस्टिक अप्रोच, जब तक एक दूसरे के साथ मिलकर चीजें नहीं देखी जाएंगी देश काल पात्र के साथ, इसी तरह से भयादोहन होता रहेगा। और जैसे एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड इंडस्ट्री कहा जाने लगा है, इंडस्ट्री हो गई है अब एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष जो लोगों को ज्योति, लोगों को अज्ञान से ज्ञान, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वहां ज्योति अंधकार से प्रकाश में लाने वाली जो विधा थी, वह इंडस्ट्री बन गई है। तो जब चीजें इंडस्ट्री हो जाएंगी, जब चीजें बाजार से जुड़ेंगी, तो वहां इसी तरह की चीजें जुड़ेंगी और मजाक का विषय ज्योतिष बनता चला जाएगा। और तब ज्योतिष को लोग कहेंगे कि, उसके लिए कहते हैं कि बिगेस्ट फ्रॉड, बहुत लोग इसको कहते हैं। और तो यहाँ हम लोग को यह नहीं, ज्योतिष को सिद्ध करने नहीं बैठे हैं हम लोग कि ज्योतिष को किस प्रकार से सिद्ध किया जाए, वो तो सिद्ध ही है। आप माने या ना माने, जो चीजें हैं वो हैं। जैसा कि हम लोग अपनी पहली चर्चा में बात किए थे कि आप सूर्य को माने या ना माने, चंद्रमा को माने या ना माने, हवाओं को माने या ना माने, दिशाओं को माने या ना माने, ग्रहों को माने या ना माने, वो सभी चीजें हैं, उनका प्रभाव प्रत्यक्ष भी है। तो उसमें हम लोगों को नहीं उलझना है, हम लोगों को सही तथ्य जो है मांगलिक को लेकर वहीं तक रहना है। तो यह जो सारे पुस्तकों में दिया गया है कि मांगलिक ऐसी ऐसी चीजें हैं तो मांगलिक होती हैं, तो इसकी सत्यता की परख भी करनी है, क्योंकि पीछे 500 वर्षों का जो काल रहा उसे अंधकार युग कहा गया। उसमें हमारी सारी जो पांडुलिपियां थी या फिर जो शस्त्र जो थे, बहुत वो नष्ट कर दिए गए। उसके बाद कालक्रम में चीजें कैसे क्षरण हुआ, और कहाँ से चीजों में पुस्तकों के श्लोक बदले गए, वहां कुछ कुछ पूरे पूरे श्लोक बदल दिए गए या कोई कोई शब्द बदल दिए गए, और उसकी वजह से अर्थ का अनर्थ होता चला गया। और इसको जानने के लिए हम लोगों ने एक शोध किया जो कि जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में प्रकाशित हुआ था। हम लोगों ने 1500 कुंडलियां ली थी, 3 वर्गों में विभक्त किया गया था हम लोगों के समूह को। एक वर्ग के पास कुंडलियां दी गई थी मांगलिक मांगलिक, दूसरे वर्ग के पास कुंडली दी गई थी मांगलिक नॉन मांगलिक, और तीसरे समूह के को कुंडली दी गई थी नॉन मांगलिक। 500 कुंडलियां दी गई थी। और हम लोगों को यह देखना था कि क्या मांगलिक की शादी हो रही है तो वह बहुत ही सुखी लोग हैं, मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी हो रही है तो वहां झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहे हैं, और नॉन मांगलिक को भी उसी तरीके से देखा जाना था। तो जो इसी शोध के क्रम में मेरा जाना हुआ था चौखंबा ओरिएंटेलिया, चौखंबा प्रकाशन है उत्तरी दिल्ली में, वहां से जितने भी
पुस्तकें थी, पराशर होरा शास्त्र या फिर जितनी भी ज्योतिष की पुस्तकें थी, उसको निकलवा के हम उसमें मंगल से संबंधित श्लोकों को ढूंढना शुरू किए, तो कई पुस्तकों में एक ही श्लोक लेकिन कुछ शब्द फर्क दिखे। तो वहां जब उनसे पूछे हम कि ये इस पुस्तक में यह शब्द नहीं है, यह दूसरी पुस्तक में इसी श्लोक में यह शब्द है, तो कैसे? तो उनका कहना था कि अब तो उन लेखकों से हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका जवाब शायद हम लोग ना दे पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर कुछ आता है तो हम बताएंगे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कुछ आया नहीं है। तो इस तरह से चीजों के घालमेल जब की जाती है, और देखिए ना, उन्हीं पुस्तकों में जब ये चीजें दी गई हैं कि ये चीजें हैं, उसका कैंसिलेशन भी दिया गया है कि मंगल यदि खुद की राशि में है, मंगल यदि बृहस्पति के साथ बैठा है, मंगल यदि अब स्वयं की उच्च राशि में है, मंगल यदि स्वयं के नीच की राशि में भी है, चतुर्थ भाव में यदि मंगल नीच की राशि में भी है या उच्च की राशि में है, सप्तम भाव में मंगल यदि केतु के नक्षत्र में है, मंगल के ऊपर वैसे राहु की दृष्टि जा रही है जिस राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, तो इन सब से उसको कैंसिलेशन भी है कि सभी चीज, जैसे मंगल अभी मकर राशि में गोचर कर रहा है वर्तमान में, तो इस समय जो बच्चे पैदा होंगे तो मांगलिक योग भी है, और उसका ऑटोमेटिकली वो दोष कह के जब बोलते हैं कि दोष लेकर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका कैंसिलेशन भी है कि वो चीजें हैं भी और नहीं भी हैं। तो उसको संपूर्णता और समग्रता में जब तक नहीं जानेंगे तब तक कैसे करेंगे, क्योंकि मंगल कुछ को जब जैसे लगन हाउस में है, अब जैसे किसी की कुंडली में अगर पहले भाव में मंगल है और वहां से वो चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को जो दृष्टि दे रहा है, तो चतुर्थ भाव को दृष्टि दे के कहेंगे घर के सुख की हानि हो गई, सप्तम भाव में दाम्पत्य हानि हो गई सुख की, मांगल्य स्थान में तो मांगल्य सुख की हानि हो गई। अगर वो द्वादश भाव में है मान लीजिए, तो द्वादश भाव से वह देखेगा तृतीय भाव को और छठे भाव को और सप्तम भाव को। तृतीय भाव को देखेगा तो कहते हैं कि भाई बहन के सुख की हानि हो गई। तो किसी न किसी प्रकार से 6 भाव में है और उसके पास 3 दृष्टि है, तो हर भाव कि मंगल के, मतलब पूरी की पूरी कुंडली मंगल के प्रभाव में आ गया, तो 50% आबादी मंगल की उपस्थिति की वजह से हो गई और बाकी की बची खुशी मंगल की दृष्टि को लेकर हो गए। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इस पर मतलब सीरियसली विचार किया जाना चाहिए। क्यों? और उस पर जब मंगल को जब हम लोग देखते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में जब जाते हैं, तो वहां पर मंगल को कहा गया कि ये गेटवे है, ये ऐसा द्वार है कि हमारा जो इनर वर्ल्ड है और हमारा आउटर जो हमारा हार्मोनी है, आउटर जो हमारा बैलेंस है, आउटर जो हमारा संतुलन है, उसके बीच का ये द्वार है। मंगल यदि पीड़ित है कुंडली में, अष्टम भाव में है, तो फिर उस तरीके की हम जैसे कर्म के क्षेत्र में जाएंगे तो यह द्वार हमारा बंद है, तो वहां पर हमें कुछ मुश्किलों, हम जल्दी से वो लॉजिकल जो अप्रोच होता है वो हमारा नहीं हो पाएगा और वहां जाके हम उस तरह की चीजों की गलती करेंगे ऐसा। और मंगल के ऊपर जब हम लेते हैं कि उनको जोड़ते हैं ईश्वर से जब, तो इनको हनुमान से, कार्तिकेय से, नरसिंह से और जनार्दन से जोड़ा गया है। अब जब मंगल को हनुमान से जोड़ते हैं तो हनुमान देखिए मतलब राम की मदद करने के लिए वो भेजे गए हैं और मति धीरा है। एक तरफ हम मंगल को कहते हैं एग्रेशन है, दूसरी तरफ हम वहां उसको कहते हैं मति धीरा हनुमान जी को। तो कब मंगल एग्रेशन हो जाता है, कब मंगल आपका एंगर हो जाता है, आप कैसा ऐसा गुस्सा आपको देता है कि आप सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, युद्ध की स्थिति विभीषिका में ले जाते हैं लोगों को, और कब मंगल आपके मति को धीर करता है, यह जब तक कुंडली में नहीं जानेंगे तब तक ज्योतिषी के मतलब ज्योतिषी की बातों में आके सिर्फ यह देखते रहेंगे कि इस स्थान में मंगल है, हमारा बच्चा मांगलिक हो गया तो इसकी शादी अब मांगलिक से ही होनी है, या फिर इसके मतलब हम ये परेशान होते रहेंगे कि अगर इसकी शादी वैसी नहीं होगी
तो आगे दाम्पत्य जो इसका जीवन है वो खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचना है। अब कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय जो अज्ञान है उसको एक्सपोज्ड करने वाले देव हैं। तो एक तरफ पहले हम असिस्ट कर रहे हैं भगवान राम को, दूसरी तरफ हम अज्ञान को एक्सपोज कर रहे हैं। नरसिंह जो है वो असुर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके बाद हम असुर को वहां वो राम को डिस्ट्रॉय करने में मदद कर रहे हैं, या नरसिंह होके खुद उसका विनाश कर रहे हैं। जनार्दन भी है, एक विष्णु का एक नाम जनार्दन है। तो इतनी सारी खूबियां हैं, जरूरत है हमको मंगल के इन खूबियों को पहचानने की। जब तक इसको नहीं पहचानेंगे मंगल को, और मंगल अगर हम देखें जैसे स्त्री जातक में हमने कहा कि उसका जो मंथली साइकिल है वह प्रभावित कर रहा है, और एज ए होल मेल देखे या फीमेल देखे तो वहां पे बोन मैरो या फिर हमारा रक्त, तो ब्लड से संबंधित कोई परेशानी, या शरीर में इम्यून सिस्टम हमारा कैसा है, हीमोग्लोबिन की कमी जब हम देखते हैं तो उसके लिए मंगल को देखा जाना बहुत जरूरी है कि क्या ये एनीमिक है। एनीमिया अगर को देखने के लिए मंगल को देखना है, तो बहुत सारी चीजें हैं उसको देखा जाना चाहिए, न कि इसको कि मंगल यहाँ है तो मांगलिक है। वो चीजें बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि 50% आबादी का जीवन एक जैसा नहीं हो सकता। तो इस भय से, इस भ्रम से हम जितनी जल्दी बाहर निकल कर आए उतना अच्छा, और हम कुछ रचें, क्यों तब हम देखें, क्योंकि यही मंगल कनेक्ट करता है हमको, गेटवे भी है ना हमको बाहर के दुनिया से कनेक्ट करने के लिए। तो नेचर के साथ कनेक्ट होना, मौसम के साथ कनेक्ट होना, और बारिश कैसी होगी, और साथ में हमारी जो ये हवाएं हैं वो मरकरी के साथ जब मार्स मिलता है, बुध और मंगल की जब युति होती है तो हवाओं का कैसा प्रवाह होता है, इन सब की जानकारी। तो हम इस भय और भ्रम से निकलेंगे तभी तो कुछ रच सकेंगे, इसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाएगा। तो यहाँ देखा जाना बहुत जरूरी है, न कि भय और भ्रम में आकर उस तरह के विचारों का, उस तरह के थॉट का, उस तरह के वाइब्स को क्रिएट करना कि हमारे जो बच्चे हैं इनकी जिंदगी अब वैवाहिक जिंदगी, या तो मांगलिक से अगर इनका विवाह नहीं होगा तो वो सुखमय नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने जो रिसर्च किया उसका फल यही देखा गया कि मांगलिक की शादी होने पर भी अगर दशाओं का संबंध मिल गया, वैसा कमजोर दशाएं मिल गई तो उनका जीवन दुखमय है। अगर दशाओं अच्छी दशाएं मिल रही हैं तो उनका जीवन सुखमय है, चाहे वो मांगलिक की शादी हो रही है, चाहे वो मांगलिक नॉन मांगलिक की हो रही है, चाहे वो नॉन मांगलिक की हो रही है। दशाओं को देखा जाना चाहिए। तो मतलब कुंडली में हर एक को मंगल का स्वामित्व क्या क्या है, मंगल की उपस्थिति कहाँ है, उस किन ग्रहों के साथ उसकी युति हो रही है, और दशाएं क्या चल रही है। मान लीजिए चतुर्थ भाव में है, अगर वह कमजोर है उसके ऊपर, और साथ में सप्तमेश भी कमजोर है, शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो वैवाहिक कुंडली में एक मतलब जो प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस बना है कि उसकी स्थिति में दाम्पत्य सुख का अभाव होगा, लेकिन कब होगा, जब उसकी दशा आएगी, जमीन में बीज पड़ा हुआ है, उसको जब उस तरीके से आर्द्रता नमी नहीं मिलेगी तब तक वह नहीं निकल के आएगा। हो सकता है वह दशाएं इंडिकेटर है, हो सकता है वह अभी आपके जीवन में आए या किसी और जीवन में, यह जीव अविनाशी है तो वह उसकी जो यात्रा है वो किसी न किसी जन्म में वो आएगा उसके सामने निकल के, लेकिन वर्तमान में वैसी दशा उसको नहीं मिल रही है तो वह नहीं आएगा निकल के। तो इस तरह से कुंडली को पूरी तरह से देखिए, जानिए, तब कोई निर्णय लीजिए। एक प्रश्न आया है विष्णुपद योगा से, गोपाल जी पूछ रहे हैं कि मांगलिक दोष कितने प्रतिशत के बाद प्रभावी हो जाता है? मांगलिक दोष ही नहीं है तो प्रभावी और अप्रभावी होने का तो मतलब ही नहीं होता है। यह एक योग है, मंगल की किसी खास स्थान में उपस्थिति से बनने वाला योग। अब वह कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, कौन से तत्व में है, कौन से नक्षत्र में है, उसका क्या तत्व है, सब मिलके दशा के साथ उसका कैसा संबंध है, वहां से वो
और खुद का स्वामित्व जिस भाव से है वहाँ मिलके, तो उसके साथ मिलके इसका प्रभाव होगा, या प्रभावकारी होगा या प्रभावकारी नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही इससे संबंधित दशाएँ मिल जाएँगी, वो प्रभावकारी हो जाएगा। इसलिए इसको दोष मानना बंद कीजिए, और उस तरीके से जब दोष ही नहीं है तो प्रभाव और अप्रभाव का मतलब ही नहीं बनता। चंद्ररेखा जी हैं बिहार से, पीरपैंती से, वो हुँ, पूछ हुँ। रही हैं कि अगर समय मेरा बेटा मतलब अपने नाती के बारे में, कि मांगलिक है, थोड़ी भय जी। है भविष्य को लेकर। उत्कर्ष 3 जून 2006 का जन्म है, 10:29 जी। सुबह में, स्थान नई दिल्ली में उसका जन्म है। तो जी। मैं चाहती हूँ कि आप उन पे थोड़ा-सा कुछ प्रकाश डाल दें। जी, तो जी, जी। ये जो बर्थ डिटेल है आप हमको भेज दीजिएगा, बाकी जितने भी भय हैं या किस तरीके की मतलब जो भी उनके मन में प्रश्न है उत्कर्ष को लेके, वो हम ये लोग बात कर लेंगे। मांगलिक पर हम लोग यहाँ निमिषा जी के मांगलिक पर जी, जी, निमिषा जी पर के बेटे मांगलिक हैं पर ये, उनको बता वो दीजिएगा। मांगलिक। जी, जी। हाँ, जी। जी, उनको बता दीजिएगा कि जो मांगलिक को लेके वो भय में आ रही है, उस भय से तो आज से अभी से वो मुक्त हो जाएँ, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में उठ के हम कुछ यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, रिसर्च है और वो पब्लिश्ड रिसर्च है। वो चीज़ें क्योंकि बिना शोध किए ना एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता कि पराशर ने ऐसा कहा, तो पराशर ने ऐसा कहा या नहीं कहा उसको शोध करना पड़ेगा। हमारे पास क्योंकि मूल पांडुलिपि किसी की भी उपलब्ध नहीं है। जितनी भी पुस्तकें हैं सब की सब अनूदित पुस्तकें हैं, और अनूदित पुस्तकों में कहाँ कितना घाल-मेल हुआ है उसको जानने का एक ही तरीका है, बस शोध करना। और बिना शोध किए बोलना मतलब हम प्लेन जो जनरल स्टेटमेंट है उसको दे रहे हैं, और फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर वही ज्योतिष वो वो मज़ाक का विषय और वो फ्रॉड रहेगा। निमिषा जी के पुत्र हैं। तो आपको अगर उनके बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी हो तो आप बतला सकती हैं। जी, जी। निमिषा जी के जो बेटे हैं 30 जून 2006 10:29 दिल्ली है ना? उनके उन्होंने आपने भेजा था पहले ही, ये अच्छा किया था कि आपने वो बता दिया था जिससे कि गणना करने में आसानी हो गई थी, कुंडली उनकी तैयार हो गई थी। सिंह लगन की कुंडली, सिंह राशि की कुंडली और मघा नक्षत्र उनका। वर्तमान जो उनकी दशा चल रही है, बुध में शुक्र की, और चूँकि वह 2006 का उनका जन्म है और अभी वो करियर मेकिंग टाइम उनका है। तो इस बच्चे की जो दशा चल रही है उसके अनुसार टेक्निकल चीज़ों में इस जैसे हम कहते हैं ना बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर माँ-बाप का होता है कि बच्चा इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल में जाए, उसके आगे बढ़ा हो तो यूपीएससी में जाए। इन 3 चीज़ों के अलावा बहुत चीज़ें आस-पास की अभी कम दिखती हैं। लेकिन इनके बच्चे का जो रुझान है, कॉमर्स की तरफ होगा या इकोनॉमिक्स की तरफ होगा, इस तरफ उसका रुझान नहीं होगा, और इस तरफ वो बच्चा अच्छा करेगा। फिलहाल थोड़ा-सा ये बच्चा जो है वो स्वयं में रहने वाला है। जैसे एक होता है ना कि सबके बीच में भी है हम, लेकिन हम अकेले हैं। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपने आप में मगन हैं, हमको वो पसंद आता है खुद में ही अकेलापन। तो थोड़ा-सा इसका स्वभाव ऐसा है, तो इसके स्वभाव को थोड़ा-सा बदलने की दिशा में काम करना, और हल्का-सा चूँकि शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र में अभी जो इसकी अंतर्दशा चल रही है, शुक्र में बुध की चल रही है, अभी कुछ शुक्र में शनि की चल रही है, और शनि का जो स्वामित्व तो इसकी कुंडली में है। हालाँकि शनि की दृष्टि अपने ही घर पे है, तो वो सेविंग ग्रेस है, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा बहुत जो कहते हैं ना तैयारी में 40% को 60% समझ लेना, 60% करके उसको 100% समझ लेना, तो थोड़ा-सा वहाँ सा उस तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए, ये अच्छा कर लेंगे। आप म्यूट हैं।
हाँ, नहीं, एक बात और है, जैसा कि आपने कहा कि इसमें भय की बात नहीं है, तो जैसे कि जो मांगलिक होते हैं उनका शादी पे ही असर पड़ता है कि और भी चीजों पे उसका असर पड़ता है, अच्छा या बुरा जो भी हो? सभी चीजों पर असर पड़ता है। मांगलिक, सबसे पहले तो ये कि मांगलिक एक योग है, क्योंकि मंगल है तो मंगल से जुड़ा हुआ है तो उसको मांगलिक कह देते हैं, है ना। तो इससे दूसरी बात कि इससे घबराने वाली बात नहीं है, और तीसरी बात कि सिर्फ शादी पर यह असर नहीं करता है, यह कुंडली के प्रत्येक भाव में इसकी जो उपस्थिति है और दशा बनने वाली योग और चलने वाली दशा के साथ जिस प्रकार से इसका संबंध है, तो वो हर एस्पेक्ट को असर कर सकता है। चाहे आपका फिनांस हो, चाहे आपका घर का सुख हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपका खुद का स्वास्थ्य हो, खुद का व्यवसाय हो, खुद की आय हो, खुद के खर्चे हो, हर एक चीज को वो एस्पेक्ट करेगा, जहां से यह बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाएगा और दशा से भी उसका संबंध बन जाएगा। तो हर एस्पेक्ट को प्रभावित करता है, न कि सिर्फ एक शादी को प्रभावित करता है। तो ऐसा भी देखने को मिला है कि जो मांगलिक होते हैं उनकी ज्यादा एज में शादी होती है, शादी को लेकर विघ्न आती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। शादी अगर देर से हो रही है शादी, तो निश्चित ही उसमें कुंडली में बनने वाले अन्य योगों को देखा जाना है कि क्या वह डिलेड मैरिज की शादी है, या वह योग देखना है कुंडली में, और उसके साथ चलने वाली दशा को देखना है, और किस काल में हम रह रहे हैं, हमारा स्थान। जैसे अगर हम देखें तो अपने यहाँ कुछ जगहों पे शादी होती है, बच्चियों की कम उम्र में हो जाती है, और अपने ही जगह कुछ दूसरे समुदाय में शादी जब होती है, वहां पर उनकी शादी अमूमन देर से ही होती है। तो वह तो एक हो गया कि हम कहाँ, वो देश काल के हिसाब से भिन्नता आती है, और दूसरा ये है, इस तरीके से चीजों को देखा जाना चाहिए। सिर्फ मंगल की वजह से शादी में परेशानी विघ्न नहीं आता है। शुक्र है, शुक्र से सप्तम की स्थिति क्या है, लगन से सप्तम की स्थिति क्या है, चंद्र से सप्तम की स्थिति क्या है, इन तीनों का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करना, सूक्ष्म आकलन करना, और दशाओं को देखा जाना, तो वह आपकी शादी जल्दी होगी, देर से होगी, या फिर नहीं होगी, इन तीनों को बताता है। तो इसको जब तक आकलन नहीं करेंगे, अकेले मंगल को दोष नहीं दिया जाना चाहिए, यह नहीं है दोषी अकेला। कभी कभार ऐसा भी देखने को होता है कि जैसे शादी होती है और शादी के बाद से ही बिल्कुल खटास सी आ जाती है जिंदगी में, बिल्कुल एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाह रहे हैं, तो इसमें क्या मंगल प्रभावी होता है या फिर और कोई ग्रह प्रभावी होता है इसमें? कोई भी ग्रह, इसका नवो ग्रह सबसे में बड़ी से समस्या कोई भी यही है। ग्रह प्रभावी हो सकता है। अच्छा। जी, नवग्रह में से कोई भी ग्रह प्रभावी हो सकता है, यदि वह कुंडली में कमजोर बैठा है, अशुभ भावों के साथ उसका संबंध बना है। सप्तम, अगर अगर आप चूंकि बात वैवाहिक जीवन की कर रही हैं, तो सबसे पहले कुंडली का सप्तम सप्तमेश शुक्र की स्थिति, शुक्र से सप्तम, लगन से सप्तम, चंद्र से सप्तम। लगन से सप्तम फिजिकलिटी के लिए, शुक्र से सप्तम वैवाहिक जीवन में कितना रस है उसके लिए, और चंद्र से सप्तम कंपेटिबिलिटी कितनी है। इन तीनों के साथ अगर ये सब बिगड़ा हुआ है और साथ में दशाएं भी अच्छी वाली नहीं चल रही हैं, तो वो आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, चारों तरफ से कितना भी सब मतलब जो चीजें हैं बल देने वाली, सपोर्ट सिस्टम परिवार का या समाज का कहीं से भी वो दीजिएगा, लेकिन उस समय उनकी मन स्थिति वैसी नहीं है, वो नहीं समझेंगे कुछ समय तक के लिए, वो बिगड़ी हुई स्थिति ही रहेगी। जैसे ही अंतरदशा का परिवर्तन होगा, वह शुभ भावों से संबंधित अंतरदशाओं की, उस दशा के अंदर आने वाली अंतरदशाओं का संबंध जब शुभ भावों से होने वाली वैसी अंतरदशा आएंगी, उस अंतरदशा में जाके चीजें सुधरेंगी। तो हमको कुंडली में भय में नहीं आना है, स्वयं की कुंडली को जानना है, और वहां से यह देखना है कि यह जो अंतरदशा है यह कब तक, क्योंकि मालिक हमारा अगर स्ट्रांग है और उसके अंदर अंतरदशा थोड़ा सा कमजोर आ गया, तो मालिक है सब संभाल लेगा, वह अंतरदशा जैसे ही बीतेगी वैसे ही वैसी परिस्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएंगी। तो दोनों चीजें हैं, उसको देखा जाना चाहिए।
अब देखिए ना कितनी बड़ी लोगों में भय व्याप्त है कि लोग हर चीज को मंगल पे दोष देते हैं। शादी विवाह का टूटना मतलब मंगल खराब है, जबकि मंगल तो लोग कहते हैं कि मंगल है। तो मंगल तो अपने आप में, जब मंगल लोग कहते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ सब चीज मंगल ही हो। उसको पता नहीं क्यों लोग दूसरी तरफ बिल्कुल जोड़ बिल्कुल। दिए। जी, तो ये तो है। और आय होता है विष्णु ना, को उसको आय कैसे लेंगे लोग, पैसा कैसे बनाएंगे, जब तक भय से नहीं जोड़ेंगे पैसा कैसे आएगा, लोग मतलब ठगेंगे कैसे, वो भ्रम और इसी तरह से तो ना निकालेंगे पैसे ना। अच्छा ये भी है। प्रभु नारायण जी लिख रहे हैं कि मांगलिक दोष की क्या काट है, क्या इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं? अगर ऐसा है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मार्गदर्शन कर। हाँ, सबसे पहले तो वही मांगलिक दोष नहीं है, उसके काट, वो जैसे अभी हम शुरू में कहे ना, चाहे वो मांसाक्री हो, फलदीपिका हो, पराशर हो, शास्त्र हो, कहीं हर जी जहाँ भी चमत्कार चिंतामणि हो, कहीं भी जो वर्णन है उसके साथ ही उसका काट भी दिया है, वो कैंसिलेशन की मंगल अगर यदि मांगलिक होने अगर द्वादश भाव, लगन भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में मंगल है लेकिन वह स्व राशि का है तो मंगलिक, आप मांगलिक है ही नहीं, वो काट हो गया, उसका ऑटोमेटिकली कट गया। अगर वो स्वयं की उच्च राशि में है या नीच की राशि में भी है तो वो कट गया, मूल त्रिकोण राशि में है तो कट गया, बृहस्पति से के साथ है, दृष्ट है तो कट गया, राहु वैसे राहु से दृष्ट है, जिस राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है तो वो कट गया, अगर वो केतु के नक्षत्र में तो कट गया। तो सब एक तरीके से आप देखिए तो सबको काटते 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 वो कट ही गया, तो वो दोष नहीं है। तो इसलिए उस तरीके से नहीं आइए। और जहां तक बात है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की, तो आप देखिए कि आपकी जो चलने वाली दशा है उसका संबंध छठे भाव से चल रहा है क्या, आठवें भाव से चल रहा है क्या, द्वादश भाव से चल रहा है क्या, और लगन कुंडली के साथ नवांश कुंडली को अवश्य देखिएगा, चूंकि रोग देख रहे हैं तो तेषांश कुंडली भी उसको देख लीजिएगा, तो आपके पास पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाएगी और आपको अपने परेशानी का कारण भी समझ में आ जाएगा। फिर आप कहेंगे नहीं बेकार ही मंगल को दोष दे रहे थे या फिर मंगल को आके इस तरह की सोच बना रहे थे। एक जन्म तिथि भी आई है हमारे पास, या आप, मैं बाद में उसको आपको भेज दूंगी, तो आप उसका भी हाँ जी देख लीजिएगा। और मेरा एक ये है कि जो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों के मन में कुछ चीजें हो सकती है खराब हो, किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट हो या कुछ भी हो, तो उस उथल पुथल हो तो उसको क्या मतलब कोई एक दिशा, कुछ कुछ तो उसका समाधान होगा कि उनके पास आपके जैसे लोग भी नहीं है देखने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, तो वो क्या करे, कैसे और उसका निराकरण करे? जी, सही कह रही हैं आप कि हर समय लोग सब जगह नहीं पहुंच पाते। तो आप जैसे हम लोग ये वर्चुअल मीडियम से ही हम लोग जैसे संपर्क कर पा रहे हैं, बहुत लोग अभी उनके पास नहीं है, इस तरह का साधन भी नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है तो वो नहीं जुड़ पाते, पहुंच पाते, कनेक्ट कर पाते। तो उन लोगों को सबसे पहले तो अगर उनके कहीं भी अवचेतन मन में यह बैठा है कि हमारे जीवन में मांगलिक होने की वजह से या मंगल की वजह से ये परेशानी, या किसी भी ग्रह को लेके बैठा है, इस ग्रह की वजह से, जैसे हम लोगों ने पीछे बात की थी शनि की साढ़े साथी या राहु का खास दोष है, इसकी वजह से परेशानी, तो सबसे पहले वो चीजें दिमाग से निकाल दें और अपने विचार को सकारात्मक करें, सोच को बदल लें। और यदि थोड़ा सा जैसे शक्ति उपासना करे, थोड़ा सा दान तप और स्वाध्याय करना, बैठ के थोड़ा चिंतन मनन तो कर ही सकते हैं ना, भले ही कहीं से कनेक्ट नहीं हो रहा लेकिन स्वयं के भीतर तो जा ही सकते हैं ना, थोड़ा सा जैसे ही वो स्वयं के भीतर जाने लगेंगे तो उनको स्वतः ही रास्ता दिखेगा, स्वतः ही वो परिवर्तन महसूस करेंगे। और जिस भी ईश्वर में उनकी आस्था है वहाँ उनकी उपासना करें और खुद के मंत्र को खुद बनाए। आप कहीं भी देखेंगी जितने भी मंत्र हैं, जितने भी ऋषि हैं, वो मंत्र दृष्टा हुए हैं, वो किन्हीं और के बताए हुए मंत्र का जप नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं के मंत्र का निर्माण कर रहे हैं। और निर्माण ऐसा नहीं है कि ऐसे बैठ के कर रहे हैं, वो मंत्र दृष्टा है, मनन करने के बाद वो चीजें आई हैं। तो आप थोड़ा-सा जहाँ भी हैं चिंतन और मनन करना शुरू कीजिए, आपके मंत्र स्वतः ही स्फुरित होंगे और आपके जीवन परिवर्तित होगी।
अच्छा, एक और है कि अगर किसी का मंगल बहुत उच्च भाव में बैठा हुआ है, तो उस वहाँ पे उस मनुष्य का क्या उसका सकारात्मक उसके ऊपर पक्ष आएगा? मंगल यदि उच्च का है और आपके व्यवसाय से संबंधित है, उस मंगल के साथ यदि शनि मिल रहा है, तो आप बहुत ही अच्छे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त आप चिकित्सक बन सकते हैं। अगर आप बृहस्पति जुड़ रहा है, तो आप बहुत ही व्याकरण के ऊपर आपका कमांड होगा, भाषाविद आप बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसी तरीके से प्रत्येक ग्रह के साथ उसका कैसा संबंध बन रहा है, उसके साथ मंगल का प्रभाव सकारात्मक होता है। प्रत्येक इसी तरह से प्रत्येक भाव का जो अपना कारकत्व है, उस भाव से अगर उच्च का मंगल जुड़ रहा है, तो किस प्रकार से वो चीजें दे रहा है, प्रत्येक भाव को देखने से वो समझ में आती है। तो अब मुझे लगता है कि आपने इसके सही सही एक और प्रश्न बहुत लोगों के पास से आ रहा है। जी, एक गुड्डू प्रिंस जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों से 5 उंगलियों में अंगूठी धारण किया हुआ हूँ, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्या करूं? उतार के सबसे पहले तो उतार के फेंकिए उसको, और बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं ना इस तरह से रत्नों के पीछे, मतलब रत्न तो नहीं ही होते हैं, पत्थरों के पीछे मत उसको बर्बाद कीजिए। पत्थर को जब रत्न में परिवर्तित किया जाता है तो बहुत साधना की चीज है, वो बहुत अलग चीज है। उतार के फेंकिए और बस अपने विचारों को शुद्ध रखिए, सरल रहिए, सहज रहिए। और थोड़ा सा रत्न और अगर पत्थर कुंडली में आपके क्या पास अंतर है तो होता है? अपनी कुंडली से, रत्न और पत्थर में क्या अंतर होता एक है? तो रत्न होता है पत्थर को जब हम पूरी विधि के साथ, पूरी सुचिता के साथ, पूरे साधना के साथ, उसकी पूरी जो विधि है उस विधि के साथ जब उसको हम मंत्र सिद्ध कर देते हैं, अभिसिंचित कर देते हैं, तब वो रत्न में परिवर्तित होता है। क्योंकि देखिए पत्थर है, उसके भीतर गुण तो है, सत्व रजस तमस, क्योंकि और वो घनीभूत रूप है, जड़ रूप में है, न्यूनतम चैतन्य है उसका। तो उसको कैसे परिवर्तित करना, इसका पूरा का पूरा बहुत बृहद वर्णन अथर्ववेद में है। तो उस तरह की सूचिता हम में हमारे भीतर है क्या, उतना साधन हम करते हैं क्या, उस तरह के मंत्र से, उस तरह के वातावरण में, वातावरण तो छोड़ दीजिए, मतलब वातावरण स्वयं के भीतर का वातावरण वैसा है क्या, हम उतने संयमित और नियमित हैं क्या। तो जब तक उन चीजों को नहीं करेंगे वो तो पत्थर ही रहेगा ना, जैसे ही अपने सजावट के लिए बाकी चीजें डालते हैं, पत्थर भी डाल दिया। तो रत्न तो अथर्ववेद में जाना पड़ेगा हम लोगों को, वहां से चीजों को निकाल कर फिर उस तरीके से काम करना होगा, तब वो रत्न में रत्न होगा। तो इनके पांचों अंगुलियों में है तो वो निकाल दीजिए, और अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो उससे जरूर ही देखिए कि दशा कौन सी चल रही है, उसका संबंध किन भावों से है, और कब से उस दशा का परिवर्तन हो रहा है या कब से उस अंतर दशा का परिवर्तन है, तो ही जान पाएंगे कि आपके जीवन में अगला जो परिवर्तन है वो कब होने वाला है और कैसा होने वाला है। और अब एक अंतिम में प्रश्न आपसे है कि जो कुंभ विवाह होता है, मांगलिक दोष का काट, आपने पिछली बार भी कहा था कि मांगलिक दोष का उससे उससे भी निराकरण होता है, तो ये कुंभ विवाह किस तरह का विवाह होता है? क्या ये सरल विधि है या फिर ये थोड़ा इसका जटिल है, विधान है, क्या है? इसको भी थोड़ा नहीं, लोगों ये तो बनाई गई चीजें हैं ना, कि ये दोष है, इसकी वजह से ये व्यवधान आएगा, तो इसके काट के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, वैसे जोड़ दिया गया है। वैसे कुछ है ही नहीं, जब ये दोष ही नहीं है, मंगल, आप मंगल की उपस्थिति की वजह से बहुत सारी चीजें निकल के उसमें आ सकती हैं, योग की है, उस योग का फलीभूत किस तरीके से होगा, और वो आपके जन्मों जन्मों के जो कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध आपका कैसा है, उसके हिसाब से आपके कर्म जो निर्धारित किए गए हैं अभी के समय में, वह आपके सामने लेकर आने वाला जो दशा है वो बता रहा है। तो इस कुंभ विवाह के इसकी जटिलता, इसकी विधि, वो कुछ है ही नहीं, उसमें तो जाना ही नहीं, उसमें जाने का मतलब फिर से उसी भ्रम और भटकाव में जाना, कि हम ये सोच लिए कि कुंभ विवाह कर लिए तो अब ये जो दोष है वो कट गया। नहीं, वो कुछ भी कर लीजिए, जो प्रारब्ध है आपका वो कटता नहीं है, उसके उसकी जो ताप है उसकी महसूसी कम आपको होती है,
लेकिन वो कटता नहीं है, उसको काटने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, उसको भोगिए, क्योंकि नहीं भोगिएगा तो वो आपके साथ वो चलता चला जाएगा, वो आगे कभी न कभी आपको भोगना ही पड़ेगा। तो कुंडली में देखिए कि वो दशा क्या कह रही है, वो मंगल क्या कर रहा है, क्या सच में आपके लिए कुछ अभी का समय जो प्रतिकूल है, तो वह कब तक प्रतिकूल रहने वाला है, उसकी जानकारी लीजिए। इस कुंभ विवाह और दूसरे अन्य तरीकों की चीजों में उलझिए मत। तो एक एक और जबरदस्त भ्रांति है लोगों में कि जो जैसा कि आपने भी कहा कि आपको दशा देखनी है कि कौन सा ग्रह कब किस दशा में बैठा हुआ है, इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। तो अगर ठीक है, दोनों के ग्रहों में काफी का अंतर हुआ, तो लोग कहते हैं ना कि किसी कोई घोर मांगलिक है और किसी से किसी का मिलान नहीं हुआ, तो उसमें से एक लोग हो सकता है कि स्वर्ग सिधार जाए। इस तरह की जो भ्रांति है, ये भी एक भ्रांति है लोगों में। जी, आपकी भ्रांति से ही हम लोगों को अपना नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसका विषय मिल गया। कुंडली मिलान करके शादी करने के बाद भी क्यों टूटती हैं शादियां, या क्यों इस तरह की चीजें महसूस होती हैं, या इस तरह की हाँ, चीजें घटती हैं। हम लोग इस पर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक दो जी, लाइन में चर्चा करने का विषय नहीं है। इस पर हम नहीं लोग है। विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, जी, हम बिल्कुल, लोग क्योंकि विस्तार से चर्चा करेंगे। आजकल आजकल लोग इस चीज़ से नहीं डरे हुए हैं कि मंगल है कि दशा खराब है तो हमारे स्वास्थ्य या हमारे पैसे पे असर पड़ेगा। इन सब चीज़ों को वो दूसरे चीज़ों से कोलेट करके देखते हैं। लेकिन इसको जो है ना, जोड़ के देखते हैं कि खास करके शादी विवाह में और इस तरह के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसको काफी ये लोग इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। जी, जी, तो तो हम लोग वहाँ फिर से अगले जोड़ के कंप्लीट उसका, हाँ, जी, कुंडली मिलान करके भी शादी करने के बाद क्यों टूटती हैं शादियाँ, और उसमें उसके हर एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे, तभी वो क्लियर हो पाएगा कि वो चीज़ें क्यों होती हैं, जो सवाल आपने किया वो चीज़ें क्यों होती हैं। तो फिर हम लोग अब अगली बार मिलते हैं अगले सप्ताह, और एक अच्छा हम लोग सकारात्मक चर्चा करते हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, मंगल दोष को लेकर आपने बहुत लोगों की शंकाओं का निराकरण कर दिया, समाधान मिला होगा, और कुछ समाधान हम लोग अगले एपिसोड में ढूंढेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।